हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 10th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। आज की वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को पहले मैंने ऑलरेडी पिछले चारों एक्सरसाइजेस के ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो फिर आपको हो सकता है आज का वीडियो समझ में ना आए, तो पहले आप उन्हें जाके देख के आइए। अगर आपने नहीं देखा है तो वो सारे ही वीडियोज़ आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पहले यहाँ पे हम लोग 3 एक्सिस बना लेंगे। तो ये रहा हमारे पास तीनों एक्सिस, है ना, एक्स वाई जेड। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है और वो एक्स वाई प्लेन में है। तो मान लेते हैं ये वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। इस वेक्टर को हम लोग नाम दे रहे हैं ए वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ए वेक्टर के बारे में तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर मान लेते हैं इक्वल है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मैंने मान लिया कि जो हमारा वेक्टर है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया होगा कि यहाँ पे जो x होता है वो एक्चुअली कॉस अल्फा के इक्वल होता है, y जो होता है वो एक्चुअली कॉस बीटा के इक्वल होता है और z जो होता है वो कॉस गामा के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हमारा वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है इसका मतलब वो z एक्सिस में उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब z वाला पार्ट जीरो होगा क्योंकि हमारा वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, z जीरो होगा। एक्स वाई प्लेन में है तो z जीरो होगा, ठीक। अब देखिएगा ये अल्फ़ा और बीटा हैं क्या। जब भी हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एक एंगल बनाएगा, वही एंगल अल्फ़ा है। वाई एक्सिस के साथ कोई ना कोई एक एंगल बनाएगा, वही एंगल बीटा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यानी ये एंगल 30 डिग्री का होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में ही है। तो जब एक प्लेन में होगा तो ये 30 है तो ये वाला 60 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक्सिस के बीच में एंगल 90 का बनता है, ठीक है। तो ये 30 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ हम यहाँ से x निकाल सकते हैं, x इज टू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। उसी तरह y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस बीटा मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पुट करेंगे √3/2 आई कैप प्लस वाई की जगह पुट करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 जे कैप प्लस जेड की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 के कैप, ठीक है। तो ये हमारे फाइनली मिलेगा ए वेक्टर इक्वल्स टू √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ठीक है। 0 के कैप लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो 0 है। अब हमें जो वेक्टर मिला है वो चेक भी तो करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर है कि नहीं। तो ये अगर यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं √3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, इनका स्क्वायर कर देते हैं। तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। रूट सॉल्व करने तो आता ही होगा, तो जब आप इस रूट को सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 1। तो आप देख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये वेक्टर जो है एक्चुअली में यूनिट वेक्टर होगा, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना था जो कि हम लोगों ने कर लिया है। आप वीडियो पॉज करिए और पूरे के पूरे सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। कह रहा है आपके पास एक वेक्टर है PQ, ठीक है। ये मान लेते हैं P है और ये मान लेते हैं Q है, ठीक है। ये वेक्टर है PQ, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 z1, ठीक है। Q का कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2 z2, ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेट गिवन रहता है तो उससे एसोसिएटेड वेक्टर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि P वेक्टर इक्वल होगा x1i प्लस y1j प्लस z1 k, ठीक है। और x2 जो होगा, सॉरी Q2 जो होगा Q, वो इक्वल होगा x2i प्लस y2j प्लस z2
के, ठीक है, इसी के इक्वल होगा। हमें निकालना है पी क्यू वैक्टर। पी क्यू वैक्टर मतलब होता है क्यू में से पी माइनस कर दीजिए। ये सब बातें मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताई थी, नहीं देखा होगा आपने तो आपको फिर नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पी क्यू वैक्टर इक्वल्स टू क्यू वैक्टर माइनस पी वैक्टर हो जाएगा। क्यू वैक्टर की वैल्यू हमें पता है, दैट इज x2i प्लस y2j, ठीक है, प्लस z2k, माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है। p की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब माइनस करना तो आता ही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, यही हो जाएगा, है ना। ये हमें पी क्यू वैक्टर मिल चुका है। अब हमें इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट लिखना था। स्केलर कंपोनेंट मतलब होता है आई के आगे क्या लिखा हुआ है, जे के आगे क्या लिखा हुआ है, के आगे क्या लिखा हुआ है। तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे बताइए। स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे आपके x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। ये स्केलर कंपोनेंट्स आएंगे। हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना था, हमें मैग्नीट्यूड भी क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ पी क्यू, ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट जो भी कंपोनेंट्स हैं, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस, सॉरी देखिए मैंने आई कैप लिख दिया, आई कैप नहीं आता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट के अंदर आ चुका है, इसको सॉल्व किया नहीं जा सकता है, तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो परेशान नहीं होइएगा, थोड़ा सा इसका सोल्यूशन लंबा जाने वाला है। तो देखिएगा, मान लेते हैं हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ओके। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो गर्ल है वो 4 किलोमीटर वेस्ट में चल रही है। तो अगर इसको ओरिजिन माने तो 4 किलोमीटर वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में चल रही है, इधर ही वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है, सॉरी ईस्ट होता है, ठीक है। तो 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चल रही है। तो मान लेते हैं कि जो लड़की है वो यहाँ तक पहुँची होगी चलते चलते पॉइंट पी तक, ठीक है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि हमें ये डिस्टेंस मालूम चल गई है ना। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 4 किलोमीटर पूरी की पूरी, इसको पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लड़की है वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जा रही है, ठीक है, मतलब जो लड़की है वो नॉर्थ साइड और वो भी ईस्ट में, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। या ऐसे थोड़ा बना लेते हैं ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ होता है और ये ईस्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। बोला है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं ये, ठीक है, इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ये एक्चुअली अब नॉर्थ के पैरेलल हो जाएगा। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है कि नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल ये बनेगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये नॉर्थ है, लेकिन अब हम लोग इसको नॉर्थ कंसीडर करेंगे, ठीक। तो ये 30 डिग्री है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मान लेते हैं ये लड़की जो है वो पॉइंट बी तक पहुंची होगी, ठीक है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ओ से बी तक होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ठीक। तो इसी चीज़ को हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इस ओ का कोऑर्डिनेट तो 0,0,0 होता है। ओ का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0,0। किसी तरह हमें बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, ठीक है। 0,0,0 मत लिखिए, सिर्फ 0,0 लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो अब हमें बस बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, किसी तरह काम हो जाएगा हमारा। तो उसके लिए हम लोग इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, अब देखिएगा, और उसके बाद इस बी से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे गिराएंगे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल
आप निकाल सकते हैं, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट को मैं M सपोज कर ले रहा हूँ। अब इन ट्रायंगल, इस पॉइंट को मैं N सपोज कर ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल BPN, आप इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल में, इसी का नाम है BPN। ठीक है, मैं यहाँ पे cos 30 डिग्री फाइंड कर रहा हूँ, cos 30 डिग्री। cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, और याद रहे क्वेश्चन में बोला है कि लड़की 3 किलोमीटर चली थी, मतलब ये जो है लाइन वो 3 किलोमीटर का होगा, 3 किलोमीटर का, मैं लिख दे रहा हूँ 3। तो आप जानते हैं cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। बेस और हाइपोटेनियस पहचानने आता होगा, तो बेस हमारा हो जाएगा NP और हाइपोटेनियस हो जाएगा 3। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और ये NP डिवाइडेड बाई 3, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू NP। ठीक है, तो हमें मालूम चल चुका है ये वाली लेंथ इसकी इतने इसके इक्वल है 3√3/2 के। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या कि ये लेंथ एक्चुअली B के y कोऑर्डिनेट को बता ले जाएगा, है ना। आप ही सोचिए, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो एक्चुअली मुझे ये लेंथ मालूम चल चुकी है, जो कि है 3√3/2। ठीक है, तो B का जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो मालूम चल चुका है 3√3/2। ठीक, अब हमें किसी तरह ये x वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। उसके लिए आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल में भी हम लोग लगा सकते हैं, आई थिंक cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री लगाइएगा तो क्या जाएगा? cos 60 मतलब होता है ये बेस होगा जो कि है PM, बेस होता है PM, हाइपोटेनियस 3 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो PM/3, 3/2 हो जाएगा PM का वैल्यू। PM का वैल्यू क्या जाएगा? 3/2। तो हमें एक्चुअली ये वाली लेंथ भी मालूम चली गई। अब हमें किसी तरह ये वाली लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो इस पूरे में से अगर मैं ये लेंथ माइनस कर दूं तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी, है ना। ये पूरा का पूरा लेंथ में से मैं अगर ये वाली लेंथ माइनस कर दूं तो मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ कि जो MO होगा, MO वो इक्वल होगा 4 - 3/2 के। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/2। सॉल्व करेंगे तो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/2। कहने का मतलब मेरा ये है, हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी थी। ठीक है, ये वाली लेंथ, तो ऑब्वियस सी बात है 4 में ये वाली लेंथ घटा देंगे तो हमें ये वाली लेंथ मिल जाएगी। अब ये लेंथ निकालने का फ़ायदा क्या होगा? हमें एक्चुअली मिल जाएगा कि B का कोऑर्डिनेट क्या है? 5,2, 5,2 नहीं है, -5,2 होगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इतना काम हो गया। पहले वीडियो को पॉज करिए, फटाफट ये नोट कर लीजिए। तो एक्चुअली आपको B का कोऑर्डिनेट मालूम चल चुका है, B का कोऑर्डिनेट मालूम चल चुका है, वो है -5/2, 3√3/2। तो इसको वेक्टर फॉर्म में बदल सकते हैं, तो जाएगा -5/2i प्लस 3√3/2j। O मतलब ओरिजिन होता है, इसका क्या होगा? 0i प्लस 0j होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें निकालना था OB वेक्टर। OB वेक्टर मतलब O से B ज्वाइन करने वाला वेक्टर, हमें ये तो चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट यही होता। ठीक है, OB वेक्टर के लिए B वेक्टर में से O वेक्टर माइनस कर देते हैं, तो B वेक्टर क्या है? -5/2i प्लस 3√3/2j। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग माइनस कर देंगे 0i प्लस 0j को, तो माइनस करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये जाएगा -5/2i प्लस 3√3/2j। ठीक है, ये हो जाएगा OB वेक्टर, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप टेलीग्राम चैनल पे डाउट अपना पूछ सकते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ A वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर देन इट इज ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C, जस्टिफाई योर आंसर। तो कह रहा है कि अगर हमारा वेक्टर A इक्वल्स टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर है, तो कोई ज़रूरी है क्या कि मॉड ऑफ A इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ B प्लस मॉड ऑफ C के? मतलब अगर मैं इस वेक्टर का मॉड निकालूं तो ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा? नहीं होता है ऐसा। ठीक है, ये आंसर नो होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B ये इक्वल नहीं होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B के, ऑलवेज। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा इक्वल हो। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए।
आप एक काम करिए, ए के जगह ले लीजिए, सॉरी, आप बी के जगह ले लीजिए आई प्लस जे और सी के जगह ले लीजिए आई माइनस जे। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दैट इज आई प्लस जे माइनस प्लस आई माइनस जे, दैट इज 2i। ठीक है, अब देखिएगा मैं ए वेक्टर मालूम कर चुका हूँ, बी वेक्टर सी वेक्टर। आप बी वेक्टर का जरा मॉडल निकालिए, निकाल लेंगे ना, बी वेक्टर का मॉड आएगा 2 √2, उसी तरह सी वेक्टर का भी मॉड आएगा √2, मॉडुलस निकालने अभी तक तो आ ही गया होगा, और ए वेक्टर का मॉडुलस आएगा 2। तो आप देख सकते हैं ए वेक्टर का जो मॉड है वो इक्वल नहीं है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, है ना। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 2 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं ए वेक्टर का जो मॉडुलस है वो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के इक्वल नहीं है। बी वेक्टर की जगह √2 रखिए, सी वेक्टर की जगह √2 रखिए, जोड़ेंगे तो क्या 2 आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर नो होगा। ये स्टेटमेंट गलत है और उसके पीछे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया गलत क्यों है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। कह रहा है कि x की आपको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये एक यूनिट वेक्टर हो जाए। तो हमारा जो वेक्टर है वो है x ब्रैकेट में i प्लस जे प्लस के। ठीक है, x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आई हो जाएगा प्लस एक्स जे हो जाएगा प्लस एक्स के हो जाएगा। तो अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसको ये मैं मान ले रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a1 के इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते कैसे हैं, अंडर रूट में करके इस x का स्क्वायर करेंगे प्लस इस x का स्क्वायर करेंगे प्लस इस x का स्क्वायर करेंगे और ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो ये जाएगा रूट के अंदर 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो ये जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 1/3 प्लस माइनस। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√3, आंसर हो जाएगा ये। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। कह रहा है कि आपको ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। तो आप उस वेक्टर को कुछ सपोज कर लीजिए, मैं मान ले रहा हूँ xi है प्लस yj है प्लस zk है। ठीक है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 गिवन है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ c इक्वल्स टू 5। ठीक, और हमें एक चीज़ और गिवन है कि ये जो वेक्टर है वो पैरेलल है इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट से। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, इसके लिए ऐड कर दिया जाता है। तो जब भी a प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा बताइए, डायरेक्ट ऐड करिए। ठीक है, 2i को ऐड करेंगे i के साथ तो 3i आ जाएगा, 3i कैप। उसी तरह आ जाएगा प्लस जे कैप और प्लस 0k कैप आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों वेक्टर को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो कह रहा है ये जो सी वेक्टर है वो इस a प्लस बी के पैरेलल है। क्वेश्चन में बोला है सी वेक्टर जो है वो पैरेलल है a प्लस बी वेक्टर के। जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, दोनों के जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो आपस में प्रपोर्शन में होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे नोट करके लिखवा दे रहा हूँ कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, पैरेलल के लिए कंडीशन होता है, पैरेलल के लिए कंडीशन होता है L1/L2 इक्वल्स टू M1/M2 इक्वल्स टू N1/N2। ठीक है, तो सी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, DCS ऑफ सी वेक्टर, इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा x, y, z। ठीक है, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखते हैं, ये x, ये y और ये z, x, y, z। ठीक, और a प्लस बी का डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखेंगे, उसी तरह DCS ऑफ a प्लस बी, डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखेंगे, 3 है यहाँ पे, आगे 1 है और यहाँ पे 0 है, 3 1 0। ठीक, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में होते हैं, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, मतलब x/3 करेंगे, y/1 करेंगे, z/0 करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये L है, सॉरी ये L1 है, ये M1 है और ये N1 है, ये L2 है, ये M2 है और ये N2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/3 इक्वल्स टू y/1 इक्वल्स टू z/0। इन सबको r के इक्वल कर देंगे तो x/3 इक्वल्स टू r हो जाएगा, y/1 इक्वल्स टू r हो जाएगा,
जेड वाई 0 इक्वल्स टू आर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 3r आएगी, वाई की वैल्यू यहाँ से r आ जाएगी, z की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, मतलब इस 3 को r में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 को r में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो सी वेक्टर हमें मिल जाएगा। आप देख सकते हैं एक्स आई है तो ये जाएगा 3ri प्लस, आप देख सकते हैं वाई जे है तो ये जाएगा rj प्लस जेड के है तो ये जाएगा 0k कैप। ठीक है, हमें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है 5, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं रूट में क्या हो जाएगा 3r का स्क्वायर दैट इज 9r स्क्वायर, उसी तरह r का स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 5, ये अंडर रूट हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो ये जाएगा 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 25, या फिर मैं कहूँ r स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा r की वैल्यू, या फिर आप ऐसे करिए, देखिएगा मैं यहाँ से लिख सकता हूँ r स्क्वायर इक्वल्स टू 25/10। ठीक है, या फिर r इक्वल्स टू 5/√10। ठीक है, तो r की वैल्यू हमें मिल गई, इस r की जगह वही वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सी वेक्टर हो जाएगा इक्वल 3 × 5/√10 आई कैप प्लस 5/√10 जे कैप। के कैप लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो तो 0 है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैंने क्या किया है, बस इस r की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, हमें सी वेक्टर मिल गया है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइनल आंसर आ जाता कि ये जाएगा सी वेक्टर इक्वल्स टू 15/√10 आई कैप प्लस 5/√10 जे कैप। हो सकता है आपका आंसर बुक से ना मैच करे, बुक में बस इस चीज़ को और सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आपका आंसर मैच कर जाएगा। ये आंसर भी अगर आप लिखते हैं कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा, ये आंसर पूरी तरीके से सही है। ठीक है, बुक में आपको पता है क्या किया है, बुक में इस चीज़ को रैशनलाइज कर दिया है। जैसे आप इस 10 को रैशनलाइज करेंगे आपका आंसर बुक से मैच कर जाएगा, लेकिन एग्जाम में करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस, बी वेक्टर इक्वल्स टू दिस, सी वेक्टर इक्वल्स टू दिस, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो पहले हमें ये वेक्टर निकालना है, इस वेक्टर के पैरेलल हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर से डायरेक्शन कोसाइन का खेल आएगा, हमें 2a माइनस बी प्लस 3c वेक्टर फाइंड करना होगा। ये जाएगा 2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है i प्लस जे प्लस के। ठीक है, तो जाएगा 2 ब्रैकेट में i प्लस जे प्लस के। ठीक है, फिर माइनस b है, तो b की वैल्यू क्या है 2i माइनस जे प्लस 3k, 2i माइनस जे प्लस 3k से ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आगे माइनस है। ठीक है, आगे माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखा हूँ ये वाली वैल्यू को। फिर 3c है, मतलब इसमें 3 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, तो ये जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2i प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k कैप। ठीक है, तो ये 3k कैप से ये 3k कैप कैंसिल हो जाएगा, 2i माइनस 2i ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा 3i, फिर ये देखिए 2j है यहाँ पे माइनस प्लस j है, 3j हो जाएगा, 3j में से सब 6j घटाएंगे तो माइनस 3j आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2k है तो प्लस 2k कैप। तो जब हम लोगों ने ये चीज़ को सॉल्व किया तो हमें ये मिला है ना, इस चीज़ को मैंने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो यूनिट भी हो और पैरेलल होना चाहिए इसके। तो वो वेक्टर को मैं मान ले रहा हूँ सी वेक्टर, या सी वेक्टर हो चुका है, मैं मान ले रहा हूँ डी वेक्टर। ठीक है, और इसको मैं मान रहा हूँ कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल है। ठीक, तो क्वेश्चन बोला ये जो डी वेक्टर है वो इस ऊपर वाले वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। अभी मैंने बताया था कि जब पैरेलल होता है तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइन प्रपोर्शन में होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ DCS ऑफ डी वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग कंपोनेंट्स लिख देते हैं एक्स वाई जेड। ठीक, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या है 3 माइनस 3 और 2, 3 माइनस 3 और 2, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2a माइनस बी प्लस 3c, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, यह है 3 माइनस 3 और 2।
ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ये वाला डायरेक्शन कोसाइन इस वाले डायरेक्शन कोसाइन के प्रपोर्शन होता है, मतलब मैं लिख सकता हूँ x/3 इक्वल्स टू y/-3 इक्वल्स टू z/2, है ना, इक्वल्स टू r। मतलब इस x y z को ऊपर लिखेंगे, इस चीज़ को नीचे लिखेंगे और r के इक्वल कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस x/3 को r के इक्वल कर देंगे। ठीक है, x/3 जो है वो r के इक्वल हो जाएगा, y/-3 भी r के इक्वल हो जाएगा और z/2 भी r के इक्वल हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 3r हो जाएगा, y इक्वल्स टू -3r हो जाएगा, z इक्वल्स टू 2r हो जाएगा। ठीक, तो आपको पता ही है c वेक्टर क्या है। c वेक्टर था d वेक्टर, c वेक्टर नहीं, ठीक है, d वेक्टर क्या था, d वेक्टर ही हमें फाइंड करना है। xi था, यानी xi मतलब 3ri कैप प्लस yj है, यानी ये हो जाएगा -3, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नीचे -3rj कैप। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 2rk कैप, है ना, 2rk कैप, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। ठीक है, d का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। d का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अंडर रूट लगा के, ये जाएगा 3r का स्क्वायर दैट इज 9r स्क्वायर माइनस 3r का स्क्वायर दैट इज अगेन 9r स्क्वायर, फिर 2r का स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर, और ये 1 के इक्वल होगा। अंडर रूट 1 उधर जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा 9 2 18 4 22r स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/22, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√22। तो अब ये जो r की वैल्यू आई है उसको मैं यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये जाएगा d वेक्टर इक्वल्स टू 3/√22 आई कैप माइनस 3/√22 जे कैप प्लस 2/√22 के कैप। ठीक है, आपके मन में हो सकता है आए कि ये जो r की वैल्यू आ रही है वो प्लस माइनस में आनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब भी डायरेक्शन कोसाइन में या ये जो r हम लोग फाइंड करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच b डिवाइड ac। ठीक है, हमें प्रूफ करना है ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, ए बी सी, ए की वैल्यू है 1, -2, -8, बी की वैल्यू है 5, 0, -2, सी की वैल्यू है 11, 3, 7। क्या ना हमें प्रूफ करना है सबसे पहले कि ये तीनों कोलिनियर हैं। ठीक है, कोलिनियर मैंने प्रूफ करने का तरीका आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर तब होते हैं जब आप ए इक्वल्स टू लैम्डा बी रख दें या फिर बी इक्वल्स टू लैम्डा ए लिख दें। ठीक है, अगर आप किसी तरह ऐसा लैम्डा फाइंड कर ले रहे हैं कि अगर आप उस लैम्डा को बी में मल्टीप्लाई करें और आपको ए मिल जाए, या फिर लैम्डा को ए में मल्टीप्लाई करें तो बी मिल जाए, इस केस में आप ए और बी को कोलिनियर कहते हैं। ये सब बातें मैंने आपको आई थिंक 2nd या 3rd एक्सरसाइज में बताई थी। ठीक है, तो हमें तो ए वेक्टर के बारे में पता ही नहीं है। ए वेक्टर हो जाएगा 1i कैप -2j कैप -8k कैप, है ना। बी वेक्टर क्या हो जाएगा 5i कैप +0j कैप -2k कैप। सी वेक्टर क्या हो जाएगा 11i कैप +3j कैप +7k कैप। ठीक, तो अब हमें इस वेक्टर को फाइंड करना होगा ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या है, बी में से माइनस कर देंगे। बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी 5i +0j -2k। इसमें ए वेक्टर घटा देंगे दैट इज 1i -2j -8k घटा देंगे, तो यह आ जाएगा 4i +2j +6k। आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ए बी वेक्टर हमें मिल गया। ठीक है, इसी को मैं ए वेक्टर मान ले रहा हूँ। अब मैं ये बी सी वेक्टर फाइंड कर लूँगा। ठीक है, बी सी वेक्टर फाइंड कर लूँगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तो सी वेक्टर क्या है 11i कैप, देख सकते हैं 11i कैप +3j कैप +7k कैप माइनस बी वेक्टर क्या है 5i कैप +0j कैप -2k कैप। ठीक है, तो ये माइनस कर सकते हैं आप लोग, 6i कैप आएगा +3j कैप आएगा
प्लस 9k कैप आएगा। ओके, तो ये आ गया बी वेक्टर। ठीक, तो अब हमें ये देखना है कि ए और बी में कोई ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरा वाला मिल जाए। तो मेरे पास तो है, देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ बी वेक्टर इक्वल्स टू 3/2 ए वेक्टर। ठीक है, आप जरा बस इस वेक्टर में 3/2 मल्टीप्लाई करके देखिए आपको क्या मिलेगा। ठीक है, मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे 3/2 ए वेक्टर। 3/2 ए वेक्टर मतलब 3/2 हमें मल्टीप्लाई करना है ए वेक्टर, यानी 4i प्लस 2j प्लस 6k कैप में। इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपको आएगा, मिलेगा 6i प्लस 3j प्लस 9k। ठीक है, तो मुझे तो ऐसा नंबर मिल रहा है ना कि अगर मैं उसको a में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वापस से b मिल जा रहा है ना, यही तो b है। ठीक है, तो जैसे मैंने 3/2 को a में मल्टीप्लाई किया, मुझे b मिल गया। तो जब भी हमें कोई एक ऐसा ये मिल जाएगा, उस केस में a और b को लीनियर कहते हैं, अभी मैंने बताया आपको। तो आपके मन में आ रहा होगा मुझे कैसे मालूम चलो कि 3/2 ही होगा। मुझे दिख रहा था कि अगर मैं इस नंबर को, जैसे 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, और उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आ जाएगा। उसी तरह अगर 2 में मैं 2 से डिवाइड करूं और 3 मल्टीप्लाई कर दूं 3 आ जाएगा। 6 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूं और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस से ही आता है, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपको भी ये डायरेक्ट दिखने लग जाएगा, क्योंकि मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं तो मुझे डायरेक्ट दिखता है। तो आप भी जब प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट दिखने लगेगा। ठीक है, तो अब आपको ये मिल चुका है, ये लैम्डा। तो जब भी इस तरह से मिल जाएगा तो हम लोग कहते हैं फिर ए और बी वेक्टर लीनियर है। तो हम लोग कहेंगे हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलीनियर। ठीक है, तो अगर वेक्टर्स कोलीनियर हैं तो पॉइंट्स भी कोलीनियर होंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलीनियर। ठीक है, कोलीनियर प्रूफ करने के आपको और भी तरीके मिलेंगे जब आप अगले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी नहीं लगती है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप जब स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मैं अगर क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का तो ज़रूर करवाऊँगा उस वाले कॉन्सेप्ट से, और बड़ा मज़ा आएगा। अभी पूरा काम हुआ नहीं, हमें ये भी फाइंड करना है कि ये जो बी वेक्टर है, या कहें ये जो बी वाला पॉइंट है, वो इस ए और सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें अब ये फाइंड करना है कि जो पॉइंट बी है वो इस ए और सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने आपको इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट बताया है कि आर वेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन वेक्टर के। ठीक है, ये मैंने आपको बात बताई थी, लेकिन ये फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया। मान लीजिए जो रेशियो है, रेशियो को आप सपोज कर लीजिए p/1, यहाँ पे p हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब आप जानते हैं ये जो वेक्टर है b वाला, मैं लिख सकता हूँ ऐसे, b वेक्टर जो है वो इक्वल होगा जब आप इस p को c में मल्टीप्लाई करेंगे, p मल्टीप्लाई बाई c वेक्टर, प्लस जब आप इस 1 को इस a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस ए वेक्टर, 1 इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई जब आप p और 1 को जोड़ देंगे, यही फॉर्मूला है। ठीक है, p+1 मतलब ये जो b है, b जो है वो इक्वल होता है जब आप इस p को c में मल्टीप्लाई करें, इस 1 को a में मल्टीप्लाई करें और जोड़ दें p+1 को। ठीक है, ये फॉर्मूला है। b वेक्टर की वैल्यू आपको मालूम ही है, 5i प्लस 0j माइनस 2k। ठीक है, इक्वल्स टू p को c में मल्टीप्लाई करेंगे तो p c की वैल्यू क्या है, 11i प्लस 3j प्लस 7k कैप। ठीक है, प्लस 1a मतलब a ही होता है, a की वैल्यू क्या है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब ऐसी बात है p+1, p+1 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 5, ऐसे लिख दीजिए p+1 5i प्लस 0j माइनस 2k। ठीक है, इक्वल्स टू 11p प्लस 3pj प्लस 7pk कैप प्लस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप। तो ये जाएगा 5p+1i प्लस 0j, ऑब्वियस सी बात है, माइनस 2p+1k कैप। ठीक है, अब ये देखिए 11p कैप होगा, मैंने सिर्फ 11 लिखा है, ये जाएगा 11p+1i क्योंकि यहाँ पे भी i है, फिर यहाँ पे 3pj है, ये जाएगा 3p माइनस 2j क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 है,
फिर इसी तरह जाएगा 7p, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7p और यहाँ पे -8 के है, 7p -8 k कैप। ठीक है, तो आप जानते हैं दो वेक्टर जब इक्वल होते हैं तो दोनों के कंपोनेंट भी इक्वल होते हैं। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ये वाली चीज़ इस वाले चीज़ के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख पाऊँगा कि जो 5p + 1 है वो इक्वल होगा 11p + 1 के, यानी 5p + 5 ये इक्वल होगा 11p + 1 के। यहाँ से आप निकालिएगा 4 = 6p आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, तो जो हमारा रेशियो होगा, p की वैल्यू 2/3 आई है तो रेशियो हो जाएगा हमारा 2:3। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है 2:3, यही निकालना था। तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है, फिर c और a की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। ये तो बीच का जो प्रोसेस है वो तो कैलकुलेशन है, ये कॉन्सेप्ट है, यही आना चाहिए। जैसे ही आप एग्जाम में या फिर अपनी कॉपी में ये लाइन लिखेंगे आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो फोकस इस स्टेप पे ना करिए, फोकस इस स्टेप पे करिए कि ये समझना है ये लाइन लिखे कैसे हैं। ये लाइन लिखना आ गया तो बाकी तो बात का कैलकुलेशन ही तो है, खाली गुड़ा भागी तो किए हैं। अब देखिए 9th क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स p and q whose position vectors are this and this externally in the ratio 1:2, also so that p is the midpoint of the line segment rq। कह रहा है आपके पास p और q दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ p है और यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ q है। ठीक है, इस तरह से है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास आपको एक r पॉइंट फाइंड करना है जो इस p और q को 1:2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करे। एक्सटर्नली मतलब होता है p और q के बीच में वो r नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1:2 बोला है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो r है वो p के साइड है। ठीक है, वही बताऊंगा कैसे मुझे मालूम चला कि जो r है वो p के साइड है, क्योंकि आपके मन में आ सकता है कि q के साइड क्यों नहीं है, तो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा यहाँ पे r है, क्वेश्चन में बोला है 1:2 में डिवाइड हो रहा है लाइन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 होगा और ये पूरा का पूरा 2 होगा। ठीक है, अगर मैं इधर कर देता ऐसे p तो ये 1 होता और ये 2 होता है ना, जो कि गलत है ना, क्योंकि पहले 1 है फिर 2 है, तो p से 1 होना चाहिए और q से 2 पे होना चाहिए, मतलब q से ज़्यादा दूर है। 1:2 मतलब p से 1 की रेशियो की दूरी पे है और q से 2 के रेशियो पे दूरी पे है। तो ऑब्वियस बात है p से ज़्यादा पास होगा वो पॉइंट और q से दूर होगा, तो यानी इधर ही बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा और ये पूरा का पूरा 2 होगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्या होगा, 2 होगा, ये हिस्सा 1 होगा और ये पूरा का पूरा हिस्सा 2 होगा। तो मुझे बताइए ये हिस्सा कितना होगा, ये हिस्सा 1 होगा, वही सी बात है। ठीक है, अरे भाई ये 1 था, पूरा का पूरा 2 है, तो ये हिस्सा 1 होगा। ठीक है, अब इस लाइन को, ऊपर वाले लाइन को भूल जाइए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं P जो है वो क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, है ना। अब मुझे r के बारे में तो नहीं पता, इसको मैं r वेक्टर मान ले रहा हूँ। P के बारे में तो दिया है 2a + b वेक्टर, Q के बारे में भी दिया है a - 3b वेक्टर। तो आप जानते हैं ये जो बीच वाला P होता है ये किसके इक्वल हो जाता है, जब आप इस 1 को इस r में मल्टीप्लाई करें प्लस इस 1 को जब q में मल्टीप्लाई करें, अभी मैंने बताया डिवाइड कर दें इस 1 को इस 1 से जोड़ने के बाद, यानी 1 + 1। अभी तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, कि इस p को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और p + 1 से जब डिवाइड कर देते हैं तो ये बीच वाला पॉइंट ही मिल जाता है। फिर से सुनिएगा, इस p को इस c में मल्टीप्लाई करते हैं, इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और p और 1 के सम से डिवाइड करते हैं जब, तो आपको वापस से बीच वाला पॉइंट मिलता है ना। तो ठीक उसी प्रकार इस 1 को आप q में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को जब आप r में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 + 1 को जोड़ देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको बीच वाला पॉइंट यानी p मिल जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करिए, आपको r की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू क्या है, a 2a + b है। ठीक है, इक्वल्स टू 1r मतलब r वेक्टर प्लस 1q मतलब q वेक्टर, दैट इज a - 3b, क्योंकि वैल्यू a - 3b डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 4a + 2b वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर प्लस a वेक्टर - 3b वेक्टर। ठीक है,
ए वेक्टर को उधर लेके आइए तो 4a माइनस 4a माइनस ए हो जाएगा, दैट इज 3a वेक्टर। माइनस 3b को इधर लेके आएंगे तो प्लस 3b हो जाएगा, तो आ जाएगा ये 5b वेक्टर। तो आपको r वेक्टर मिल चुका है, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। आपको एक चीज़ और प्रूफ करनी थी कि ये जो p है वो मिड पॉइंट है। तो जब भी कोई मिड पॉइंट होता है ना तो वो 1:1 के रेशियो में लाइन को डिवाइड करता है। तो मैं देख सकता हूँ क्लियरली p divides RQ in the ratio 1:1। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो p है वो इस R और Q के लाइन को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो 1:1 के जब भी रेशियो में कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो वो मिड पॉइंट हो जाता है। लिखेंगे देयरफॉर p इज मिड पॉइंट। सॉल्व हो गया। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ये और ये, मतलब ये एडजेसेंट साइड दिए हुए हैं, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि पैरेलल हो डायगोनल के, और हमें एरिया को भी निकालना है। तो पहले यहाँ पे मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा। तो ये रहा हमारे पास पैरेललोग्राम, इसके एडजेसेंट साइड गिवन है, तो ये मान लेते हैं 2i है। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसके एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। एडजेसेंट साइड मतलब होता है अगल बगल, और ये हमें गिवन है i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 3k कैप, माइनस 3k कैप, ये हमें गिवन है। हमें डायगोनल फाइंड करना है, ये वाला, ये डायगोनल फाइंड करना है। ठीक है, और डायगोनल के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। डायगोनल नहीं फाइंड करना है, डायगोनल के अलोंग यूनिट वेक्टर। पहले डायगोनल निकाल लेंगे, डायगोनल को यूनिट वेक्टर में बदल लेंगे। डायगोनल कैसे निकालते हैं? ठीक है, अगर ये साइड है और ये साइड है तो डायगोनल कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ डायगोनल डी वेक्टर जो होगा, अगर इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, तो डायगोनल d अगर है तो d इक्वल्स टू a प्लस b हो जाता है। आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मतलब अगर एडजेसेंट साइड दिए हुए हैं तो दोनों को जब आप जोड़ देंगे जो वेक्टर आएगा वो डायगोनल बता देता है। ठीक है, तो डायगोनल निकालने का तरीका क्या है? दोनों को जोड़ देंगे, तो i को जब 2i से जोड़ेंगे 3i हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2j को जब माइनस 4j से जोड़ेंगे तो माइनस 6j हो जाएगा। माइनस 3k को जब 5k से जोड़ेंगे तो प्लस 2k हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें वेक्टर डायगोनल के अलोंग नहीं फाइंड करना था, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? डी कैप इज इक्वल टू होता है डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी। तो डी वेक्टर तो हम लोगों ने निकाल लिया है, अब डी का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। डी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस यहाँ माइनस 6 है तो इसका स्क्वायर 36 होगा, प्लस 2 है तो इसका स्क्वायर होगा 4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 7। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी 7 आ गया। तो ये जाएगा डी कैप यानी यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू, अब मैं डी वेक्टर के जगह ये चीज़ रखूँगा। ठीक है, जो कि है 3i माइनस 6j प्लस 2k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड मतलब 7, तो ये हो जाएगा 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। तो डायगोनल निकल गया है। अब हमें एरिया भी निकालना है। वीडियो पॉज करिए और इसे नोट करिए, एरिया भी निकाल लेंगे हम लोग। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, यानी दोनों वेक्टर का क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो हम लोग पहले a क्रॉस b निकाल लेंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। a क्रॉस b निकालेंगे तो तरीका मैंने बताया था, यहाँ लिखते हैं i, यहाँ लिखते हैं j, यहाँ लिखते हैं k। ठीक है, और फिर i के कंपोनेंट्स, सॉरी a के कंपोनेंट्स, a ये वाला वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? ठीक है, अब आपके सामने है यहाँ i के आगे 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 3, तो 1 माइनस 2 और माइनस 3। फिर b के कंपोनेंट लिखते हैं, b के कंपोनेंट क्या है? 2 माइनस 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 2, यहाँ पर जाएगा माइनस 4 और यहाँ पर जाएगा 5। ठीक है, फिर ये i लिखते हैं, i, फिर ये जो i जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देते हैं, तो आपको जो भी दिखेगा, आपको ये चीज़ दिख रही है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इस माइनस 2 को इस 5 में मल्टीप्लाई करिए, माइनस 10 आएगा, बीच में माइनस लगाइए, माइनस 3 को माइनस 4 में करिए, 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस j लिखते हैं, उसके बाद j जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है बताइए? 1 2 और माइनस 3 5। इसको सॉल्व कर लेंगे,
कैसे सॉल्व करेंगे, इस 1 को इस इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ जाएगा, बीच में -3 को 2 में करेंगे तो -6 आएगा, 2 बार माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस के कैप, उसके बाद क्या करेंगे, के जिस रो में है, जिस कॉलम में से हाइड कर देंगे, आपको दिख रहा है 1 -2 2 -4। इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं कैलकुलेशन में। 1 को -4 में करेंगे -4 आएगा, बीच में -2 को 2 में करेंगे तो -4 आ जाएगा, एक और माइनस आएगा, यानी तो ये जाएगा -22i, ठीक है, -11j प्लस 0 के कैप, ठीक है। तो ये आ गया a क्रॉस b, हमें मैग्नीट्यूड निकालना था a क्रॉस b के लिए। तो एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी अंडर रूट -22 का स्क्वायर करेंगे प्लस -11 का स्क्वायर करेंगे प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 22 का स्क्वायर 484 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट के अंदर आएगा 560, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यह आ जाएगा 11√5, ठीक है। रूट सॉल्व करने तो आता ही होगा, और ये हमारा आंसर 100% सही है, ठीक है। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस आर इतना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप लिख रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से कोई एक वेक्टर है, इसको आप लिख रहे हैं xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। तो जो x होता है वो कॉस अल्फा के इक्वल होता है, y जो होता है वो कॉस बीटा के इक्वल होता है, z जो होता है वो कॉस गामा के इक्वल होता है, ठीक। और इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे लिखते हैं, x y z, इस तरह से करके लिखते हैं। और इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है कि तीनों का स्क्वायर करिए और जोड़िए, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर करिए, ये 1 के इक्वल हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके जोड़िए तो 1 आएगा हमेशा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा वेक्टर है वो इंक्लाइंड है इक्वली तीनों एक्सिस से, मतलब तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब अल्फा इक्वल है बीटा के, बीटा इक्वल है गामा के, ठीक है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ x इक्वल है कॉस अल्फा के, y भी फिर कॉस अल्फा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बीटा की जगह मैं अल्फा लिख सकता हूँ। उसी तरह z भी कॉस अल्फा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैं इस गामा की जगह भी अल्फा लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल ही बनेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा आपस में बराबर होंगे तीनों, तो मैं सबके जगह अल्फा ही लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर सबके जगह अल्फा लिख सकता हूँ तो x y z भी सब के सब बराबर होंगे, x बराबर y बराबर z होगा। तो अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो x स्क्वायर में लिख रहा हूँ, y की जगह भी मैं x स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, z की जगह भी मैं x स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, और ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तीनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/3, x की वैल्यू आ जाएगी +-1/√3, ठीक है, या फिर कहें +-1/√3, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई। हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या था, डायरेक्शन कोसाइन था x, y, z, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ +-1/√3, और क्योंकि y भी x ही है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ +-1/√3, और क्योंकि z भी x ही है तो मैं लिख सकता हूँ +-1/√3। प्लस माइनस बाहर कर लेंगे तो ये जाएगा +-1/√3, 1/√3, 1/√3, ठीक है। यही हमारा आंसर है, और क्या, सो सिंपल। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या है, लेट a इज इक्वल्स टू दिस, b इज इक्वल्स टू दिस, c इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड अ वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, और c डॉट d करने पे 15 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें गिवन है d वेक्टर निकालना है, गिवन नहीं है, d वेक्टर हमें निकालना है। d वेक्टर को मैं मान ले रहा हूँ कि यह है xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। तो क्या होगा कि c डॉट डी करने पे 15 आ रहा है, ये हमें गिवन है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है ना हमें। c वेक्टर क्या गिवन है, c वेक्टर गिवन है 2i माइनस j प्लस 4k, ठीक है। यहाँ पे 1 मान लेंगे और c डॉट डी करेंगे। c डॉट डी कैसे करते थे, मैंने आपको बताया था, x को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, y को -1 में करेंगे -y आएगा, z को 4 में करेंगे तो 4z आएगा, इक्वल्स टू 15 हमें गिवन है ना। c डॉट डी की वैल्यू हमें 15 गिवन है, इसका मतलब ये है कि 2x माइनस वाई प्लस 4z की वैल्यू हमें 15 गिवन है, हमें एक इक्वेशन मिल गया, ठीक। हमें एक चीज़ और बोला है
कि जो ए वेक्टर है वो डी के परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर भी डी के परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ए का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ डी के साथ तो वो जीरो रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ए वेक्टर हमें पता ही है, ए वेक्टर है आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। इस वन आई के आगे वन मान लेंगे। डी वेक्टर हम लोगों ने माना था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो ये एक्स 1 में मल्टीप्लाई होगा, एक्स आएगा, प्लस वाई 4 मल्टीप्लाई होगा, 4y आएगा, प्लस जेड 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2z आएगा, इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो 0 गिवन है ना, तो ये 0 के इक्वल रहेगा। उसी तरह एक और इक्वेशन बना सकते हैं b डॉट डी का, क्योंकि b और d भी परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। b की वैल्यू थी 3i माइनस 2j प्लस 7k, ठीक है, और d की वैल्यू तो हम लोग को पता ही है xi माइनस प्लस yj माइनस प्लस zk, ठीक है। तो x को 3 में करेंगे 3x आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस। y को करेंगे -2 में तो -2y आएगा, z को 7 में करेंगे तो 7z आएगा, और ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें दो इक्वेशन और मिल गए, ठीक है, दो इक्वेशन और हमें मिल चुके हैं। वो दो इक्वेशन क्या है, एक है x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, एक है 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल्स टू 0, ठीक है। फटाफट ये तीनों चीज़ें नोट करिए, क्योंकि अब हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे। मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। कैसे y की वैल्यू निकालूंगा मैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। एक काम करते हैं, y की वैल्यू नहीं x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल ले रहा हूँ तो ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए मैं इस 4y और इस 2z को इधर भेज दूंगा, तो जाएगा -4y माइनस 2z। अब मैं इस x की वैल्यू को इसमें और इसमें दोनों में पुट करूँगा, तो पहले मैं इस वाले में पुट कर दे रहा हूँ, तो यह है 3x है तो x की जगह आ जाएगा -4y माइनस 2z माइनस 2y प्लस 7z इक्वल्स टू 0, तो जाएगा -12y माइनस 6z माइनस 2y प्लस 7z इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो -12y और -2y मिलके -14y हो जाएंगे, ठीक, -6z और 7z मिलके +z हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ से z इक्वल्स टू मिला मुझे 14y। z की भी वैल्यू मिल गई, क्योंकि इस -14y को उधर भेजेंगे +14y हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन में देखिए मैं क्या करूँगा, इस वाले इक्वेशन में हमें गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो x के जगह मैं क्या रखूँगा, x के जगह मैं रखूँगा -4y माइनस 2z माइनस y प्लस 4z इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो ये जाएगा -8y माइनस 4z माइनस y प्लस 4z इक्वल्स टू 15, ये से ये कट जाएगा, 8y में से 1y करेंगे -9y हो जाएगा इक्वल्स टू 15। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -15/9 दैट इज़ -5/3। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, यहाँ रख देंगे, z की वैल्यू आ जाएगी, तो z इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई बाई -5/3, ठीक है, तो ये जाएगा -70/3। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -4y माइनस 2z, ठीक है। तो -4y मतलब 20/3 और -2z मतलब 140/3, तो जाएगा 160/3, ठीक है। तो हमारा वेक्टर क्या था, डी वेक्टर था xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी x की वैल्यू निकाल ली है, y की भी वैल्यू निकाल ली है, z की भी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो d वेक्टर क्या आ जाएगा, xi मतलब 160/3i, yj मतलब -5/3j, zk मतलब z की वैल्यू कितनी थी, z की वैल्यू थी -70/3 कैप, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। 13th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस विथ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस वेक्टर। तो हमें स्केलर प्रोडक्ट करना है इस वेक्टर का, और इन दोनों वेक्टर का पहले सम करेंगे, इन दोनों वेक्टर का पहले क्या करेंगे, सम करेंगे,
सम करने के बाद एक वेक्टर मिलेगा, वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। और जो वेक्टर आएगा, जो यूनिट वेक्टर आएगा उसको इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो कह रहा है वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। पहले इन दोनों वेक्टर को जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। उसको मैं बी वेक्टर मान ले रहा हूँ। तो 2i को जब लेमडा आई के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 + लेमडा आई, ठीक है। उसी तरह 4 को जब 2 के साथ जोड़ेंगे तो आएगा 6j, ठीक। उसी तरह जब -5 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2k कैप, ठीक है। तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट मिल चुका है। इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। 2 + लेमडा का स्क्वायर करेंगे तो 2 + लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, +6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ये जाएगा 2 + लेमडा का स्क्वायर +40, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो बी कैप क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी वेक्टर कितना है, 2 + लेमडा आई +6j -2k, ठीक है, डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड यानी 2 + लेमडा का स्क्वायर +40, ठीक। क्वेश्चन में दिया है इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है यूनिट वेक्टर के साथ तो वो 1 आएगा। इस वेक्टर को मैं मान ले रहा हूँ ए वेक्टर, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, ए वेक्टर। तो हमें बोला है ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है यूनिट वेक्टर यानी बी कैप के साथ तो वो 1 आएगा। ए वेक्टर हमें गिवन है, आई कैप +j कैप +k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है इस वेक्टर के साथ, ठीक है। काफ़ी बड़ा है ये वाला वेक्टर। तो यह है 2 + लेमडा आई +6j -2k डिवाइडेड बाई रूट में 2 + लेमडा का स्क्वायर +40, और ये 1 के इक्वल है, मैं गिवन है। तो आई में करते हैं, है ना, आई वाले को 2 + लेमडा हम करेंगे, है ना। जैसे यहाँ 1 है, डॉट प्रोडक्ट करने आता है ना, यहाँ पे आई के आगे 1 है, तो इस 1 को एक्चुअली हम लोग इस 2 + लेमडा में करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 2 + लेमडा आएगा। इसी तरह जेड के आगे भी 1 है, ठीक है। तो इस 1 को इस 6 में करेंगे तो 6 आएगा, तो +6 लिखेंगे। उसी तरह इस k के आगे 1 है, तो इस 1 को मैं जब इस -2 में करूँगा तो क्या आएगा, -2 आएगा। और नीचे वाला रूट तो कहीं जाएगा नहीं बेचारा, वो तो वहीं रहेगा, जाएगा रूट में 2 + लेमडा का स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 40 = 1। ये रूट इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा हमें लेमडा +6 = ये 2 से 2 कट जाएगा ना, = अंडर रूट में 2 + लेमडा का स्क्वायर +40। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो लेमडा +6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, = 2 + लेमडा का स्क्वायर और +40। यहाँ सॉल्व करेंगे तो लेमडा स्क्वायर +36 +12 लेमडा = 4 + लेमडा स्क्वायर +4 लेमडा +40। आप देख सकते हैं लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट रहा है। 36 और 40 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इस 4 लेमडा को इस 12 लेमडा से माइनस कर दिया जाएगा 8 लेमडा = 36 को 40 में माइनस कर दिया जाएगा 4, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब देखिए क्या करिए, इस 12 लेमडा में ये 4 लेमडा माइनस कर दीजिए तो ये जाएगा 8 लेमडा = बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 40 है, ये 4 है, 44 में 36 माइनस हो जाएगा तो आएगा 8, ये जाएगा लेमडा = 1, ठीक है। लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। देखिए कुछ करना नहीं था, आपको इन दोनों वेक्टर को जोड़ना था, मैंने सम किया वो आया ये, क्योंकि हमें स्केलर प्रोडक्ट करना है इस वेक्टर और इन दोनों के जो सम आया है उसके यूनिट वेक्टर से, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना था यूनिट वेक्टर से, और ये यूनिट वेक्टर इन दोनों के सम से आना चाहिए। तो पहले इन दोनों वेक्टर्स को मैंने ऐड किया, फिर यूनिट वेक्टर निकाला। कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड बी, तो जो सम आया था उसी से मैंने निकाल लिया यूनिट वेक्टर। अब इस वेक्टर जो कि ए है और ये जो वेक्टर आया है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला था, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट किए, हमें ये मिला। अब इसको आगे सॉल्व भी तो किए हैं तो लेमडा की वैल्यू 1 आ गई है। तो अब हम लोग डायरेक्ट 15th क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्योंकि 14th क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया होगा वो मिसप्रिंट है, उसमें कुछ ना कुछ 14th क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का गलत दिया है न्यू एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, तो उसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। अब मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कराऊंगा। कह रहा है प्रूव दैट
दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर इक्वल्स टू दिस वेक्टर इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी आर परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये हो जाएगा, बहुत इजी है। हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी जो है इसका अगर डॉट प्रोडक्ट करें ए प्लस बी के साथ, ठीक है, तो वो इसके इक्वल होगा, तभी इक्वल होगा जब ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो ए को जब ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट ए आएगा, ए को जब बी के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा। ठीक, प्लस बी को एक साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बी डॉट ए आएगा, प्लस बी को जब बी के साथ करेंगे तो बी डॉट बी आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो ए डॉट ए स्क्वायर ए डॉट ए करेंगे तो क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए तो एक ही बात है, तो ये जाएगा 2a डॉट बी। ठीक है, बी डॉट बी करने में क्या आता है, बी स्क्वायर आता है। ये सब बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अब देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कट जाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बी स्क्वायर है तो कट जाएगा। 2a डॉट बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर है बी के, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब देखिए 16th क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत इजी है। कह रहा है थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन ओनली व्हेन, इनमें से कौन सा ऑप्शन। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से। कह रहा है ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इस चीज़ को अगर 0 के साइड भेज दें तो ये जाएगा कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी, ये जाएगा कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कॉस थीटा 0 से बड़ा कब होता है, जब वो 0 से 90 के बीच में हो। आपने पढ़ा होगा कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है। ठीक है, तो क्या ये वाला ऑप्शन सही है कि ये वाला ऑप्शन सही है, मुझे आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन तो गलत होगा क्योंकि 0 से पाई के बीच में नेगेटिव होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में नहीं होगा और इस वाले में भी नहीं होगा क्योंकि ये भी नेगेटिव का रीजन दे रहा है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कॉस थीटा 0 हो सकता है। कॉस थीटा एक ही केस में 0 होता है जब थीटा π/2 हो। तो अगर मैं ऑप्शन ए को देखूँ तो इसमें π/2 तो इंक्लूड ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन है। ये ऑप्शन सही होगा ना, क्योंकि इसमें इंक्लूड किया गया है वाला। ठीक है, π/2, तो ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए 17th क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन फाइंड देन ए प्लस बी इज यूनिट वेक्टर इफ। कह रहा है ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, थीटा एंगल है उन दोनों के बीच का, तो हमें ए प्लस बी के बारे में बताना है। ठीक है, तो ए प्लस बी का अगर मैं मॉड निकालूं, ठीक है, ए प्लस बी का मैं मॉड निकालूं तो वो 1 आएगा अगर वो यूनिट वेक्टर होगा। तो अगर मैं ए प्लस बी का मॉडुलस निकालूं तो 1 के इक्वल आएगा, है ना। और मैं आपको बता दूं मॉड ए अगर लिखा हुआ इसका मतलब होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अगर मॉड ए स्क्वायर लिखा है तब ए डॉट ए वेक्टर होता है, अगर मॉड ए का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ए डॉट ए वेक्टर के वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो ये जाएगा मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। मॉड ए प्लस बी के स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और इधर 1 ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट अभी मैंने आपको बताया था, ये इक्वल होता है मॉड ए का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस मॉड बी का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ये ए वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है तो यहाँ 1 आ जाएगा प्लस 2a डॉट बी प्लस बी वेक्टर जो है वो भी 1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, इक्वल्स टू 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ए डॉट बी 2a डॉट बी की वैल्यू -1 आएगी, या कहें ए डॉट बी की वैल्यू -1/2 आएगी। ए डॉट बी जानते हैं आप होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2। ये दोनों 1 हैं तो ये जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2। कॉस थीटा -1/2 को इक्वल तभी होता है जब थीटा जो है वो 2π/3 के इक्वल हो जाए, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आए तब।
ठीक, तो ऑप्शन डी सही होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के डॉट आई क्रॉस जे क्या होगा। तो बहुत इजी है, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। ठीक, तो आपने ये रूल पढ़ा होगा, ऐसे करके आई लिखिए, यहाँ जे लिखिए, यहाँ के लिखिए। आई का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जे के साथ तो आता है के कैप, है ना। के का जब आई के साथ करते हैं तो आता है जे कैप। ये साइकिल था। तो आई है, जे का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं के साथ, जे का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं के साथ, तो क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, क्या आएगा, आई। तो यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट आई कैप प्लस जे, आई का आप के साथ कर रहे हैं, आई का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कर रहे हैं, यानी उल्टा जा रहे हैं, तो आएगा जे लेकिन माइनस में, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं ना, तो आ जाएगा माइनस जे कैप प्लस के, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आ जाएगा, है ना। तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट माइनस जे क्या होगा, -1, के डॉट के क्या होगा, के डॉट के 1 होगा, तो आ जाएगा -1 ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अब देखिए 19th क्वेश्चन क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो ए डॉट बी ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा के। ठीक, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा के। ठीक है, तो मुझे दिया हुआ है कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ये इक्वल है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, ये ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा आ रहा है। ये बराबर तभी होते हैं, आपने पढ़ा होगा, कॉस π/4 की भी वैल्यू 1/√2 होती है, साइन π/4 की भी वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ थीटा की वैल्यू π/4 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो सभी के सभी 19 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 गलत दिया हुआ है आपके नई एनसीईआरटी बुक में, उसका सोल्यूशन मैंने नहीं करवाया। ठीक है, तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, अगले चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।